हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th केमिस्ट्री की शुरुआत। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ये एक शुरुआत रहेगी केमिस्ट्री की, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपल से सिंपल शब्दों में हम सब कुछ पढ़ें। और क्योंकि ये बिल्कुल पहला लेक्चर है तो मेरा मेन मोटो रहेगा कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करूँ केमिस्ट्री के अंदर। अब एनसीईआरटी के अंदर बहुत से नए चेंजेस हमारे पास किए गए हैं 2024-25 के लिए। 2023-24 से ही जो कि चेंजेस किए गए थे, वही चेंजेस अभी आगे भी कंटिन्यू होने वाले हैं हमारे 24-25 के सेशन में भी। तो उन सभी नए कंटेंट को, जो रेशनलाइज्ड कंटेंट है, उसको ध्यान में रख करके मैंने ये लेक्चर्स बनाए हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और बिल्कुल सिंपल से सिंपल शब्दों में हम लोग एक एक चीज करके सारी चीजें समझ जाएंगे। और क्योंकि ये सिर्फ लेक्चर नंबर 1 है, इसलिए मैं इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। अभी एनसीईआरटी में सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में बताया गया है कि जो केमिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। और हिस्ट्री में भी जो मेजर फोकस इस बार किया गया है वो है हमारी अपनी भारत की हिस्ट्री, कि भारत में क्या इतिहास रहा है केमिस्ट्री का। तो आज की लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट भारत। हमारे भारत देश में क्या इतिहास रहा है केमिस्ट्री का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। अभी हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं आपको दो मिथिक आइटम्स के बारे में बताता हूँ। मिथिक आइटम्स क्या होते हैं? मिथिक आइटम्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जिक्र हमारे किस्से कहानियों में, पुरानी रामायण महाभारत की कहानियों में भी आता है। ऐसे दो सब्सटेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला सब्सटेंस जो हमारे पास है वो होता है फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन को हम लोग पारस पत्थर भी कहते हैं। अब पारस पत्थर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो फिलोसोफर स्टोन होता है, ये एक ऐसा इमेजिनरी सब्सटेंस होता है, एक इमेजिनरी पत्थर होता है, जिससे अगर हम लोग किसी भी मेटल को टच करवा दें तो वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मान लो मेरे हाथ में ये माउस है, मान लो कि ये फिलोसोफर स्टोन है, ये पारस पत्थर है, इसके साथ अगर मैं किसी भी मेटल को टच करवा दूं, चाहे वो मेटल सिल्वर हो, चाहे वो मेटल कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अगर उससे हमने टच करवा दिया तो वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा एक इमेजिनरी सब्सटेंस हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलोसोफर्स स्टोन। दूसरा जो मिथिक आइटम्स हमारे पास है वो है एलिक्सिर ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है अमृत, जीवन का अमृत। अभी अमृत क्या सब्सटेंस होता है? अमृत एक ऐसा इमेजिनरी लिकर होता है। लिकर मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसे हम लोग पी सकें। तो एक ऐसा इमेजिनरी लिक्विड जिसे अगर हम लोग पी लें तो हमें जिंदगी भर कोई बीमारी ना हो, हमारा शरीर और शरीर के सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ रहे, मतलब हम कभी मरेंगे ही नहीं, हम बिल्कुल अमर हो जाएंगे उस लिकर को पीने से। उसे बोला जाता है अमृत, एलिक्सिर ऑफ लाइफ। अभी ये जो दो इमेजिनरी सब्सटेंस हैं, इनका केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है ये ध्यान से समझना। ये सब कुछ एनसीईआरटी में बड़े विस्तार से बताया गया है, इसलिए मैं इनके ऊपर इतना ध्यान दे रहा हूँ। देखो, जो केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट हुई, केमिस्ट्री जैसे जैसे इंसानों ने डेवलप करना शुरू की, वो दो ब्रांचेज में डेवलप हुई। पहली ब्रांच थी अल्केमी। पहली ब्रांच थी अल्केमी। अल्केमी क्या होती है? अल्केमी का आज के दिन आप लोग मतलब समझ सकते हो मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब मेटल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरे मेटल के साथ में किसी एक मेटल को मिला के हमने कुछ तीसरा मेटल बना दिया, कुछ अलॉय बना दिया। तो इस तरीके का जो साइंस होता है उसको बोला जाता है अल्केमी। सेकंड जो ब्रांच थी जिसके अंदर केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई वो थी आयट्रोकेमिस्ट्री। आयट्रोकेमिस्ट्री क्या थी? आयट्री केमिस्ट्री को आप आज के जमाने में मेडिसिनल केमिस्ट्री बोल सकते हो।
तो एक तो हो गई मेटल से रिलेटेड, मेटल्स के कन्वर्जन से रिलेटेड, जिसको कहा जाता था अल्केमी। इसको आज के दिन कहा जाता है मेटलर्जी। इनके नाम भी आप लोग लिख सकते हैं। अल्केमी मतलब मेटलर्जी और आइट्रोकेमिस्ट्री मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप की बीमारियों के उपचार लिखे हुए होते हैं। दवाइयाँ कौन सी कहाँ पर काम हो सकती है। तो जो अल्केमी थी और आइट्रोकेमिस्ट्री थी, इन्हीं दो मेजर ब्रांचेस के अंदर केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट हुई। अब अल्केमी का मतलब आप लोग ध्यान से समझिए। अल्केमी का क्या मतलब है? डिफरेंट मेटल्स को इंटर कन्वर्ट करना, मेटल्स को अलॉय बना देना, मेटल्स को पिघला के कुछ शेप दे देना। तो मेटल से रिलेटेड जो भी साइंस है, उनके एक्सट्रैक्शन, उनकी प्रिपरेशन और उनको एक डिफरेंट शेप में फोर्ज करने से लेकर जितनी भी मेटल से रिलेटेड साइंस है, वो कहीं ना कहीं आपको फिलोसोफर स्टोन की स्टोरी के जैसी लगेंगी। फिलोसोफर स्टोन भी एक ऐसा ही स्टोन होता है जो मेटल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि ये एक इमेजिनरी है, ऐसा सच में कुछ भी नहीं होता है कि आप कोई पत्थर ढूंढ लें और सब चीजें उससे टच करवा दें तो वो गोल्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें जरूर है। सेकंड, आइट्रोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें भी डिफरेंट डिजीज के उपचार लिखे गए थे। डिफरेंट बीमारियों से हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो ये कुछ ना कुछ एलिक्सिर ऑफ लाइफ से रिलेटेड आपको लगेगा कि जैसे अमृत होता है, बीमारियों से मुक्त आदमी को बना सकता है, अमर बना सकता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इनका रिलेशन है। जरूर इन्हीं दो फॉर्म में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई होगी। अभी पुराने जमाने में ये दो फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से यही एक क्वेश्चन है जो शायद सीबीएसई वाले पूछ सकते हैं, वरना हिस्ट्री से इतना कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं कभी भी। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है कि कौन सी दो फॉर्म है, कौन सी दो ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, जिनके अंदर केमिस्ट्री का बहुत, जिससे केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। तो पहली है अल्केमी, दूसरी है आयोट्रोकेमिस्ट्री, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पहली है मेटलर्जी, दूसरी है मेडिसिनल केमिस्ट्री। यही चीज मैं आपको एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी समझा सकता हूँ कि केमिस्ट्री का विकास इन्हीं दो में क्यों हुआ। देखो, पुराने जमाने में जैसे राजे महाराजा होते थे, आपस में लड़ते रहते थे। अब वो ऐसे थप्पड़ मुक्कों से तो लड़ेंगे नहीं, वो लड़ते थे मेटल के हथियारों से। तलवारें, भाले, खड़ग, कुछ भी, चाकू छुरियां हो गई, उस सब से वो लोग लड़ा करते थे। क्योंकि उस टाइम पे, ये बहुत पुरानी बातें हैं, तो परमाणु वगैरह तो नहीं होते थे उस टाइम। तो छीनी हथौड़े जो उनको मिला, सैनिकों को तलवारें मिली, उसी से वो लड़ा करते थे। अब अगर ऐसी चीजों से लड़ेंगे तो घायल भी होंगे, बीमारियां भी होंगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री की जरूरत तो हमेशा से ही रही है। तो पुराने जमाने में मेटलर्जी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन दोनों का ही बहुत ज्यादा चलन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। धीरे धीरे ये खत्म हो गई। अभी आज के जमाने की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री से क्या मतलब है? देखो, मॉडर्न केमिस्ट्री का मतलब है कि आज के दिन केमिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये मतलब है मॉडर्न केमिस्ट्री का। पुराने जमाने में जैसे बस मेटल की ही रिसर्च होती रहती थी, मेडिसिन की ही रिसर्च होती रहती थी, तो आजकल जिस बारे में रिसर्च हो रही है वो हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री, आज के जमाने में जो चीजें हो रही हैं वो शुरुआत हुई है 18th सेंचुरी के यूरोप से। यूरोप के जो देश हैं उनके अंदर जो है शुरुआत हुई है। अब मेजर ब्रांचेज कौन सी हैं जिनके अंदर काम आजकल हो रहा है? तो तीन तरीके की प्रैक्टिसेज हैं जो कि बहुत ज्यादा आजकल चलन में है। पहली है सिंथेसिस, दूसरी है कन्वर्जन और तीसरी है एक्सट्रैक्शन। अभी इनका क्या मतलब है? देखो, एक्सट्रैक्शन का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी जरूरत का कंपाउंड बाहर निकालना। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, औषधियां हो गई, उनके अंदर से अपनी जरूरत का मटेरियल हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अंदर से हम लोग वेजिटेबल ऑयल निकाल लेते हैं। आलमंड होते हैं, पीनट होते हैं, उनके अंदर से हम लोग आलमंड ऑयल निकाल लेते हैं। कोकोनट से कोकोनट ऑयल, डिफरेंट तरीके के और भी आइटम्स हमारे पास होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, सेंट्स हो गए, ये सभी हम लोग फूलों से, पेड़ों से, इन्हीं सब से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो
तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, नेचर से अपने रिक्वायर्ड कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। तो ये प्रैक्टिसेस आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। दूसरी प्रैक्टिसेस क्या हो गई भाई, दूसरी प्रैक्टिस हमारे पास हो गई कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब होता है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना, किसी यूजफुल चीज में कन्वर्ट करना। हमारी जो मेटलर्जी की प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट, वो इसी के अंदर हम लोग मानेंगे। डिफरेंट मेटल्स को मिला के कुछ कन्वर्ट करके तीसरा मेटल बना देते हैं, जिसको अलॉय बोलते हैं। तो ये सारा कन्वर्जन के अंदर आएगा। और एक प्रैक्टिस जो कि बहुत ज्यादा हो रही है वो है सिंथेसिस की। सिंथेसिस का मतलब होता है टोटली लैब में कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बनाना, प्री एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स को सबस्ट्रेट की तरह यूज करके। बहुत लंबी लाइन हो गई। देखो, मतलब छोटे छोटे कंपाउंड्स को मिला के हमने कुछ नया सिंथेसाइज कर दिया। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो होलर नाम की साइंटिस्ट ने सबसे पहला कंपाउंड क्या सिंथेसाइज किया था, यूरिया को सिंथेसाइज किया था। तो इस तरीके से लैब में सिंथेसिस करना। तो सिंथेसिस, कन्वर्जन और एक्सट्रैक्शन, ये तीन ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई। कब? 18th सेंचुरी यूरोप में। और आज के दिन भी इन्हीं के अंदर एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं और इन्हीं तीनों को हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री की शेप में पढ़ते हैं। अभी क्योंकि इसके अंदर हमें मॉडर्न केमिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, पहले लेक्चर है जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है। तो हमारे जो देश हैं, खास करके एशियन कॉन्टिनेंट के, एशिया के, भारत और चीन, इनके हमेशा से ही अपने ऑल केमिकल मतलब मेटलर्जी वाले और हाइड्रोकेमिस्ट्रिकल मतलब कि हमारे मेडिसिन वाले, तो इन दोनों ही देशों के बहुत पुराने समय से ये दोनों प्रचलित रहे हैं, मेटलर्जी भी और मेडिसिनल केमिस्ट्री भी। रीजन मैंने आपको बता दिया, लड़ाइयाँ होती रहती थी, कभी किस महाराज की किसी से हो गई। और मेडिसिनल केमिस्ट्री तो देखो जब से इंसान है तब से बीमारियां भी हैं। तो ये दोनों साइंस बहुत लंबे समय से प्रचलित थी। तो अभी हम लोग ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी के अंदर वेल एक्सप्लेन्ड हैं, कि किस तरीके से हमारे अपने इतिहास के अंदर केमिस्ट्री का वर्णन मिलता है। केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ पर कैसे हम लोग यूज करते थे बहुत पुराने समय से। यहाँ पर बातें 200-300 साल पुरानी नहीं होंगी, यहाँ पर बातें 4-5 हजार साल पुरानी होंगी, कि इतने पुराने समय से हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या काम करते आ रहे हैं। तो यही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन एनशियंट भारत, प्राचीन भारत में केमिस्ट्री का इतिहास। अच्छा, हम लोग केमिस्ट्री को सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री नहीं बोलते थे, हमारा अपना ही नाम होता था रसायन शास्त्र। बहुत से नाम थे केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस थी उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से स्टडी किया जाता था। पहला जैसे हो गया रसायन शास्त्र, और हो गया रसतंत्र, और हो गया रास क्रिया। ये सारे नाम थे केमिस्ट्री के, रास विद्या, ये सारे अलग अलग नाम थे हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। रास विद्या, रास लीला मत लिखना, वो अलग होता है, रास विद्या, रसतंत्र, रसायन शास्त्र, ये सारे नाम थे हमारे केमिस्ट्री के। अब इनके अंदर जो प्रैक्टिसेस थी, जो काम किया जाता था इस रसायन शास्त्र में, वो मोस्टली होता था मेटलर्जी पे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पे और मैन्युफैक्चरिंग पे। किस चीजों की मैन्युफैक्चरिंग? कॉस्मेटिक्स हो गए, चूड़ी बिंदी हो गई, इन सब के जो सिंथेसिस हैं, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में भी जो खास करके औरतें थी वो भी पहना करती थी गहने वगैरह, ये सब तो कॉस्मेटिक हो गए, ग्लास हो गए, डाइज हो गए, इनके बारे में बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों का हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ते थे, नहीं, हम जो रसायन शास्त्र पढ़ते थे, उसके अंदर क्या क्या काम हम लोग करते थे, क्या क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज हमने की थी। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास। अभी मैं आपको सिविलाइजेशंस के बारे में बताता हूँ। देखो, एक होता है संस्कृति और दूसरी होती है सभ्यता। संस्कृति का मतलब आप आज के दिन समझ सकते हो, संस्कृति का मतलब है सिंपली एक सिविलाइजेशन का विकसित रूप। तो ऐसे ही एक संस्कृति थी हड़प्पा के नाम से। हड़प्पा संस्कृति की जो शुरुआत थी वो मानी जाती है पंजाब से। ये संस्कृति जो थी
ये लगभग 8000 साल पुरानी थी। इसी संस्कृति के अंदर एक छोटी सी सिविलाइजेशन थी। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। कोई गांव, कोई कस्बा जो है, उसको हम लोग सिंपल सा बोल देते हैं कि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन रहती होगी। तो एक ऐसी ही सिविलाइजेशन का नाम है मोहनजोदारो। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैंने सबसे पहले हिंदी के एक पार्ट में पढ़ा था। तो मोहनजोदारो एक सिविलाइजेशन है जो कि ऑलमोस्ट 45,000 ईयर्स पुरानी है, 4500 साल पुरानी है। अब पुराने जमाने में क्या हुआ, हो सकता है पूरा शहर उनका किसी प्राकृतिक आपदा के चलते कहीं पलायन कर गया होगा, है ना, कहीं छोड़ के चले गए होंगे या फिर मर गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो जब उनके शहरों के खंडहरों की हम लोग खुदाई करते हैं, तब वहां से क्या क्या आइटम मिलते हैं, क्या क्या सामान मिलता है, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग आखिर क्या क्या यूज करते होंगे। तो जब मोहनजोदारो की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ भारत है, ये एक बेसिकली पूरा ब्रांच होता है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर काफी सारे विभाग होते हैं, काफी सारे डिविजन्स होते हैं। वैसे ही एक डिवीजन हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ भारत। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि प्राचीन जो भी हमें मिलता है, प्राचीन शहरों के कहीं पर सबूत मिल गए, कहीं डायनासोर की हड्डियां मिल गई, तो उन सबको खोदना, बाहर निकालना और उसकी जांच पड़ताल करना, ये काम होता है इस संस्था का। हालांकि इसका नाम असली है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन आजकल इंडिया का नाम बदल रहा है भारत। तो मैंने भी यहाँ पर भारत ही यूज किया है, थोड़े से टाइम की बात है, ये भी बदल जाएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ भारत ने मोहनजोदारो की जब खुदाई की, तब वहां से क्या क्या मिला है भाई, वेपन्स मिले हैं, हथियार हो गए, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गहने हो गए, और किचन अप्लायंसेस, किचन में रसोई में मिलने वाले सामान, मिट्टी के बने हुए घड़े हो गए, ये सब यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैंने इमेजेस नहीं ली है, ये एक्चुअल इमेजेस हैं जो सामान खुदाई करके मिला है, एग्जैक्टली उसी की फोटो है, म्यूजियम वगैरह से निकल जाती हैं, मैंने गूगल से उठाई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर एक डंडा लगा दे तो एक भाला सा बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके के हथियार हमको मिलते हैं। अब हथियार, मान लो कि ये लोहे का है, लोहा इसी तरह तो पाया नहीं जाता। लोहा जो है वो धरती के अंदर कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है। आयरन जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। मेटलर्जी में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट उसके ओर से पहले निकाला जाता है आयरन को, फिर साफ किया जाता है, फिर मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको एक शेप दी जाती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक भाले की शेप दी जाती है, फिर उस शेप को हथौड़ों से पीट पीट के तराशा जाता है। तो मेटलर्जी की ये साइंस जरूर उन लोगों के पास होगी, उन्हें आता होगा, तभी उन्होंने आयरन से ये भाला बनाया है ना। तो ऑलमोस्ट 4500 साल पुरानी जो सिविलाइजेशन है, उनके अंदर भी मेटलर्जी की ये प्रैक्टिसेस बहुत ही कॉमन थी। ये हथियार मिलते थे, ये आप लोग देख सकते हैं, गोल्ड का कुछ नेकलेस टाइप से कुछ बनाया हुआ है। अब गोल्ड भी ऐसे तो मिलता नहीं है खदानों में, है ना, गोल्ड भी बहुत डिफॉर्म्ड स्टेट में मिलता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको पहले मेल्ट करके एक शेप देनी पड़ती है, उसके बाद में उसको तराश के ऐसे गहने तैयार होते हैं। गोल्ड ऐसे बना बनाया नहीं मिलता है खदानों में, है ना, माइंस वगैरह में। तो डिफरेंट टाइप की जो साइंस थी मेटलर्जी से रिलेटेड, ये सब कुछ आपको फील होगा। ये बहुत पुराने समय से हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। 4500 साल पुरानी ये सिविलाइजेशन हैं। और कुछ एक फोटोग्राफ्स आप लोग देख सकते हो, ये गहने कुछ हैं यहाँ पर। ये एक अलग सब्सटेंस है, ये गोल्ड नहीं है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस फोटो में। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन सा सब्सटेंस है। असल में ये ग्लास से बनता है। लेड जो होता है उसको थोड़ा सा मेटल्स की मिक्सिंग करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, क्योंकि कांच तो गिरते ही टूट जाएगा। तो इसमें कांच और मेटल से मिला के कुछ बनाया जाता है, जिससे कि ये सेल बनाई जाती है, जो मोती की तरह हम लोग एक माला में पिरो सकते हैं। तो इसके बारे में भी पूरी साइंटिफिक जो प्रोसेस होती थी वो भी मैंने एक्सप्लेन की है। तो बेसिकली ये तीन चीजें आप लोग समझ गए होंगे, वेपन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए,
रसोई का सामान भी अभी आपको दिखाएंगे हम कि क्या क्या मिला है किचन का सामान मोहनजोदारो की खुदाई से। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट भारत, यही चल रहा है। तो और क्या क्या मिला है भाई मोहनजोदारो में खुदाई से, देखो। और हमको मिली है बेक्ड ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, घर बनाते हैं, गलियां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो मोहनजोदारो में ये पाया गया कि इस सब के लिए वहां पर पकी हुई ईंटों का यूज हुआ है। ये ईंटें देख सकते हो आप लोग आजकल भट्ठों वगैरह में बड़े आराम से आप लोग देख सकते हो। तो इसे बनाने की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, गीला करते हैं, थोड़ी सी वो टाइट हो जाती है। फिर एक लकड़ी का बना हुआ बक्सा होता है चौरस आकार का, उसके अंदर हम लोग मिट्टी को रखते हैं, प्रेस करते हैं, और फिर उसको से मैंने कभी काम नहीं किया है, मैं बस बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, असल में भी जाके देखा है कि कैसे बनती है, उसी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो वो जो एक लकड़ी का चौरस सा बक्सा होगा, वो उस मिट्टी को एक आकार दे देगा। ब्रांडिंग वगैरह हो गया, लोगो हो गया कंपनी का ईंटों का, तो वो सब वहां पर सेट हो जाएगा। उसको फिर थोड़े टाइम बाद बाहर निकालेंगे, धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी टाइटनेस आ जाएगी, थोड़ी सी रिजिडनेस आ जाएगी, क्योंकि धूप में उसका पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, वो जमने लग जाएगी। उसके बाद में हमें एक बड़ी सी चिमनी के अंदर काफी सारी ईंटों को बिछा के गर्म किया जाता है। गर्म जब हम करते हैं तब उसके अंदर अल्टीमेटली सॉलिडनेस आ जाती है, बिल्कुल सारा उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है, और वो एक पत्थर की तरह सॉलिड ईंट जो है बन जाती है। ये बनी हुई ईंटें, पकी हुई ईंटें हमें 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन के अंदर बनी है। 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन में हमको मिली है। तो ये भी एक बहुत पुराने समय से केमिस्ट्री का इतिहास हमें मिला है, ये हम लोग मान सकते हैं। दूसरी चीज क्या मिली है भाई, ये देखो, रिमेन्स ऑफ ब्रोकन पोट्री आर फाउंड इन मोहनजोदारो एज वेल एज हड़प्पा। इन दोनों ही संस्कृतियों में पोट्री, पोट्री क्या होता है, पोट्री जैसे पोट होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, गमला हो गया, इस तरीके की सुराहियां हो गई, मटके हो गए, कटोरे जैसे कुछ शेप हो गए, आकार हो गए, तो उसको बोलते हैं पोट। और पोट बनाने से रिलेटेड जो भी साइंस है, जो विज्ञान है, उसको बोला जाता है पोट्री। तो टूटे हुए पोट्री के काफी हमको सबूत मिले हैं। ये सारे जो इमेजेस आप लोग देख रहे हो, ये आज की नहीं है, ये म्यूजियम्स के अंदर आज के दिन रखी हुई है, क्योंकि ये उस पुरानी सिविलाइजेशन के खुदाई करने से मिली है, ये अंदर मिली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको ऐसे जोड़ा भी गया है, फेविकोल वगैरह से जोड़ा गया होगा जरूर, है ना। ये टूटा हुआ था, तो इस तरीके से उन्होंने कि म्यूजियम में रखा हुआ अच्छा लगेगा, तो उन्होंने जोड़ के इसको रख दिया। तो इस तरीके के काफी सारे सबूत जो है हमें मिलते हैं। लाल वाला भी देखो, इसके अंदर भी आपको जॉइंट्स वगैरह दिखेंगे, बहुत क्लियरली विजिबल होंगे आपको, यहाँ से कुछ कुछ जॉइंट्स हैं। तो ब्रोकन पोटरी के पीसीज मिलना, पकी हुई ईंटें मिलना, ये अच्छा खासा सबूत देता है कि जो कंस्ट्रक्शन वाली साइंस थी आज के दिन, जिसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसके बारे में भी हमें अच्छी खासी जानकारी थी। अच्छा, ईंटों को जोड़ने के लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने, आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं। पुराने जमाने में भी एक सीमेंट का यूज किया जाता था। एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम में बेसिकली क्या क्या होता है, देखो, जिप्सम के 3 केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, लाइम, सैंड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड, सैंड हो गया हमारे पास जो बालू, रेत होता है, रेत जिसको बोलते हैं, मिट्टी से थोड़ी अलग होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसके होते हैं, वो इन तीनों को मिला के बनता है जिप्सम। इसका यूज किया जाता था एक सीमेंट की तरह। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी हमारा बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें घर बनाना अंग्रेजों ने सिखाया है, हम बहुत पहले से आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई और क्या क्या हमें इतिहास मिला है। हाँ जी, ये कंपाउंड मैं आपको बता रहा था, इसको बोला जाता है फायंस। ये क्या होता है, ये एक तरीके का ग्लास होता है, ग्लास होता है। अब कांच जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता, कांच उतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता,
तो इसे बनाने के लिए कुछ मेटल्स की मिक्सिंग भी करी जाती थी। नॉर्मल ग्लास जो है उसके अंदर आर्सेनिक और टिन जैसे मेटल को मिलाया जाता था। जैसे आज हम अलॉय बनाने के लिए डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके पिघला के एक आकार देते हैं, वैसे ही इनको बनाया जाता था। इस शेप को बीच में ऐसे छेद कर दिया जाता था ताकि इनको एक माला के अंदर पिरो के ऑर्नामेंट्स की तरह हम लोग पहन सकें। देखो, गोल्ड जो है वो हमेशा से ही महंगा रहा है, तो इस तरीके के गहने भी काफी फेमस हुआ करते थे। जैसे आज के जमाने में इनको हम लोग चाइनीज बोल सकते हैं। तो इस तरीके के माला मोती भी हम लोग बनाया करते थे। अब ये कंपाउंड क्या है भाई, इसको बोला जाता है फैंस। मेन चीज ध्यान में क्या रखो, ये कैसे बनता है, ग्लास से बनता है, ऑर्नामेंट से, और लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके के मेटल से गहने बनते हैं। और टिन और आर्सेनिक, ये दो मेटल ऐसे हैं जिससे कि इसकी हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है। हार्डनेस बढ़ाने के लिए ग्लास के अंदर मिक्सिंग भी की जाती थी। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड अगर थोड़ा सा स्ट्रोंग नहीं है तो उसके अंदर थोड़े से स्ट्रोंग मेटल की मिक्सिंग कर दो। इतनी ही मिक्सिंग करो कि मेटल की क्वालिटी भी लॉस ना हो और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे हिसाब से डिजायरेबल हो जाए। जैसे जो कॉपर मेटल होता है उसके अंदर भी काफी बार मिक्सिंग की जाती है। गोल्ड जो होता है वो इतना मेलेबल होता है, इतना जल्दी मुड़ जाता है कि वो बहुत कमजोर होता है ना। इसीलिए 24 कैरेट गोल्ड से हम लोग आइटम नहीं बना पाते हैं, उसके अंदर भी थोड़े से स्ट्रोंग मेटल्स की मिक्सिंग हमको करनी ही पड़ती है। तो इस तरीके से मेटलर्जी की जो डिफरेंट प्रैक्टिस थी वो हमें बहुत पहले से पता है। ठीक है, अलॉय क्या होता है भाई, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके काम आ सकती है, ये भी याद रख लो। अलॉय क्या होता है भाई, डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करके, उसके बाद मेल्ट के बाद मिक्स करके, मिक्स के बाद उसको वापस से ठंडा करके जो एक नई चीज बनती है उसको अलॉय बोलते हैं। मेटल्स क्योंकि आपस में सॉलिड फॉर्म में तो घुलेंगे नहीं, डिजोल्व नहीं होंगे, तो उनको पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मेल्टिंग कहा जाता है। अभी मैटर क्या होता है, मैटर की डिफरेंट स्टेट क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेट का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ये आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। तो अभी के लिए अलॉय की डेफिनेशन जरूर से याद कर लेना। अलॉय होता है डिफरेंट मेटल को पिघला के उनको आकार देके जो बनता है। ठीक है भाई, यही इसी तरीके के जो फियांसेज हैं वो और भी काफी जगहों पर पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है बस मोहनजोदारो और हड़प्पा के ही हम लोग एग्जाम्पल दें। जैसे कि ये पाए जाते हैं, मैनी ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की, ये एक शहर है साउथ इंडिया में, और हस्तिनापुर जो कि है नॉर्थ इंडिया में। हस्तिनापुर और तक्षशिला ये दोनों शहर हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में। तो इस तरीके के आइटम्स जो हैं मोस्ट पॉपुलरली दोनों ही जगह पर हमको पाए गए हैं। ठीक है, इन सभी जगह पर ये जो कांच से बनने वाले एक तरीके से गहने के मोती हम लोग बोल सकते हैं, चाइनीज मोती, वो हमें पाए गए हैं। ठीक है, अभी एक और थोड़ी सी साइंटिफिक प्रोसेस की बात करते हैं, थोड़े से हमारे ग्रंथों की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल जो और ज्यादा पुराने हैं, 4500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, हमारा एक बहुत फेमस ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर लेदर की टैनिंग की प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है। लेदर को टैन कैसे किया जाता है, लेदर जो हम लोग पहनते हैं वो ऐसा ही कहीं पर पेड़ों पर नहीं उगता है। इसकी जो प्रोसेस है मैं बताता हूँ। देखो, मैं जो भी बताऊं उसको बिल्कुल साइंटिफिक माइंड से अप्रोच करने की कोशिश करना। ऐसा मत करना कि हम जीवों के खिलाफ कुछ पाप कर रहे हैं, कुछ नहीं। साइंटिफिकली सोचना सब कुछ। ठीक है, अभी जो भी मैं बताने वाला हूँ, लेदर कैसे बनता है। देखो, जंगली जानवरों को मार के या फिर कोई खुद से मर गए, उनकी खाल उतार के उस खाल को साफ करके और काफी सारी केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद उससे लेदर बनता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है हमारे ऋग्वेद के अंदर। इस प्रोसेस के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी जानवर है उसकी खाल को उतारा जाता है, उसकी जो स्किन होती है उसको बाहर निकाला जाता है, कुछ इस तरीके की। फिर अभी स्किन के ऊपर जो भी
बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, उसको साफ किया जाता है। स्किन के साथ ही एनिमल्स की फैट की लेयर्स भी जुड़ी हुई होती हैं, उनको भी साफ किया जाता है। उसके बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है जैसा कि पीछे दिख रहा है, इस तरीके का। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड, HIDE। ये एक हाइड तैयार कर दिया। ये ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ कपड़े के जैसा लग रहा होगा, क्लोथ के जैसा, है ना। इसको हाइड बोला जाता है। तो जानवरों की खाल उतारने के बाद, उसकी डी हेयरिंग करने के बाद, बाल साफ करने के बाद और फैट की लेयर्स को रिमूव करने के बाद जो एक कपड़े जैसा हमें सब्सटेंस मिलता है, उसको बोला जाता है हाइड। अब अगला स्टेप क्या होता है, देखो, ये हाइड एक बायोमैटर है। बायोमैटर है मतलब ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इसकी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काफी सारे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू गुजारते हैं। उससे क्या होता है, उससे इसकी टैनिंग होती है। टैनिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, देखो, पहला स्टेप हमारा हो गया लेदर बनाने की प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ हाइड। हाइड कैसे बताना है, कैसे बनाना है, डी हेयरिंग करके और फैट लेयर्स को अलग करके। दूसरा स्टेप है टैन द हाइड, हाइड को टैन करना। टैनिंग कैसे होती है, देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट टैनिंग एजेंट्स होते हैं। ये वेजिटेबल्स से एक्सट्रैक्टेड हो सकते हैं, मिनरल से एक्सट्रैक्टेड हो सकते हैं, क्रोमियम साल्ट से एक्सट्रैक्टेड हो सकते हैं। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। काफी सारे केमिकल्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसके अंदर बार बार हमने जो हाइड प्रिपेयर की थी उसको इन केमिकल्स के थ्रू डुबो के साफ किया जा रहा है और इन्हीं के साथ में ट्रीट किया जा रहा है। अब इस टैनिंग के बाद क्या होता है, ये ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। जो हमारा हाइड था, जो कपड़ा था, वो ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक उसकी लाइफ चल जाएगी। और लेस ससेप्टिबल टू डीकम्पोजिशन, अब उसका डीकम्पोजिशन बहुत मुश्किल होगा। पहले अगर कोई मान लो जंगली जानवर मर जाता है तो तुरंत वो गल सड़ जाएगा, है ना। लेकिन इस प्रोसेस से गुजारने के बाद उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है, वो डीकम्पोज नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जो है लेदर को टैन किया जाता है। अब हमारे पास क्या मिल गया है, लेदर टैन्ड फॉर्म में मिल गया है। थर्ड प्रोसेस होती है फिनिशिंग। फिनिशिंग कैसे की जाती है, तो फिनिशिंग के अंदर काफी सारी डिजायर्ड फिनिश हम लोग दे सकते हैं। उसके कपड़े के ऊपर पैटर्न बना सकते हैं, उसको चिकना बना सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा आजकल भी जो काम हम लोग करते हैं वो क्या कर सकते हैं, पॉली इथिलीन की या फिर किसी और पॉलीमर्स की लेयर्स उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, पॉलिशिंग वगैरह कर देते हैं। अब एक पॉलीमर की या फिर पॉलीइथिलीन की लेयर अगर हम लोग उस लेदर के ऊपर चढ़ा देंगे तो उसके अंदर काफी सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। वो और ज्यादा चिकना हो जाएगा, और ज्यादा शाइनी हो जाएगा, वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगा, पानी उसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो ये सारे स्टेप कहाँ पर आते हैं, फिनिशिंग में आते हैं। उसके बाद हमारा जो है लेदर तैयार होता है। ये प्रोसेस बताई गई है ऋग्वेद में, जो कि 8-10 हजार साल पुराना है। ये सारे जो केमिस्ट्री में यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं, जो टैनिंग एजेंट्स हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है हमारे ऋग्वेद के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमें केमिस्ट्री किसी और ने सिखाई है, यूरोपियंस ने सिखाई है। हम बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं पहले से ही। अगली प्रोसेस की बात करें, आप लोग चाहो तो ये लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। आगे की हमारी प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, या फिर कहें कि एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुंदर से नमक कैसे निकालना है, ये जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत पहले से लिखा हुआ है। कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था, बोलो कि एक किताब लिखी थी जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा। तो ये कमाने की विधियां होती हैं, डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। तो वहीं पर एक प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी, समुद्र से नमक को बाहर निकालना। अभी ये कैसे निकलता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, समुद्र का जो पानी होता है वो सोल्टी होता है। उसका रीजन क्या है, काफी सारे केमिकल कंपाउंड्स या फिर साल्ट्स
डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर। इस वजह से वो पानी जो है टेस्टी होता है, टेस्टी नहीं सोल्टी होता है। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू हम लोग नमक को एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लोग कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने की। तो डिफरेंट स्टेप जो होते हैं एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में वो कुछ इस तरह होते हैं। पहले जैसे कि कलेक्शन ऑफ सी वाटर को कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, प्री ट्रीट द सी वाटर, उसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है वो सब पहले बाहर निकालना पड़ता है। मिट्टी जो है, जो धूल मिट्टी उसके साथ आ रही है, इम्प्यूरिटी जो है वो पानी के साथ आ रही है, उनको बाहर निकालो। दूसरा स्टेप, उसके अगला स्टेप हो गया कंसंट्रेट द सी वाटर। सी वाटर के अंदर जो साल्ट की अमाउंट है वो कंपैरेटिवली कम होगी, तो क्या करेंगे, इस तरीके से उसको रोक के हम लोग क्या करेंगे, इवेपोरेशन करवाएंगे, पानी बहुत ज्यादा उड़ जाएगा। अब जो साल्ट होते हैं वो इवेपोरेट नहीं होते हैं पानी के साथ, तो पानी की जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है, सोल्ट उतना ही है, तो कंसंट्रेशन वहां पर बढ़ रही है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अगला स्टेप है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर। उसके बाद में क्या होता है, देखो, जब लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड कंपाउंड घुला हुआ होता है और उस लिक्विड को हम धीरे धीरे इवेपोरेट करवा देते हैं, तो सॉलिड ही उसके अंदर बचता है और वो सॉलिड फिर क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाता है। जैसे बर्फ जम जाती है उसी तरीके से एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट। अगला स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ साल्ट। अभी साल्ट के अंदर हमें कौन सी कंपाउंड्स की आवश्यकता है वो बाद में उससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि NaCl जो हमारा नॉर्मल रॉक साल्ट होता है, उसके अंदर थोड़ी सी एक डेफिनेट अमाउंट आयोडीन की भी होनी चाहिए, और बहुत सी चीजें हैं जो कि उसके अंदर मिलानी पड़ती हैं, तो बाद में पूरा केमिकल प्रोसेस जो है उसका शुरू हो जाता है। तो ये जो साल्ट निकालने की विधि है ये भी हमारे अर्थशास्त्र में बहुत पहले से लिखी हुई है। हम आज के लेक्चर में बस यही पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री के क्या क्या सबूत हैं जो हमें मिलते हैं अपने इतिहास में, भारत के इतिहास में। आगे पढ़ते हैं भाई। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में है, वन बाय वन मैंने यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो एक ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत एक बहुत प्राचीन वैज्ञानिक हमारे रहे हैं, बहुत पुराने जमाने के। उनके अंदर डिफरेंट एल्कलीज का वर्णन है। एल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं, उनके क्या क्या काम आते हैं उन सब का वर्णन वहां पर है। वैसे ही एक साइंटिस्ट हमारे चरक रहे हैं, हमारे जमाने में साइंटिस्ट को वैसे ऋषि कहा जाता था, तो इसलिए अगर आप ऋषि सुश्रुत या फिर ऋषि चरक बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चिरिक चरक संहिता के अंदर भी बहुत से एसिड्स को बनाने की विधि हो गई, ये कैसे बनाए जाते हैं इनके बारे में लिखा गया है। और एक और उपनिषद है रसोपनिषद, रस प्लस उपनिषद, ये इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब ये बहुत खतरनाक ग्रंथ है, इसके अंदर बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। गन पाउडर बनाना, गन पाउडर का मिक्सचर जो होता है वो बनाना। तमिल के अंदर भी काफी सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। तमिल भाषा भी बहुत पुरानी है। आमतौर पे पुरानी भाषाओं में हमारे दिमाग में संस्कृत ही आता है, लेकिन तमिल भी जो है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट संस्कृत के आजू बाजू में ही माना जाता है कि हाँ ये भी काफी पुरानी लैंग्वेज है। तो उन तमिल टेक्स्ट्स में भी फायर क्रैकर्स को बनाने की विधियां जो हैं लिखी हुई हैं। फायर क्रैकर मतलब पटाखे कैसे बनते हैं और किस किस चीजों का यूज करके, सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी, कैम्फर, डोंट ट्राई दिस एट होम, इन सब से मिला के कैसे पटाखे बनाए जाते हैं उनका भी वर्णन जो है वो तमिल टेक्स्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, और कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं भाई। नागार्जुन जी जो थे वो बहुत महान मेटलर्जिस्ट हमारे रहे हैं। मेटलर्जिस्ट मतलब जो धातु के साथ में, मेटल के साथ में कन्वर्जन वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ मरकरी के कंपाउंड्स का वर्णन किया है और कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड भी उन्होंने प्रोसेसेस एक्सप्लेन जो हैं करी हुई है। एक और पुराना हमारा टेक्स्ट है, एक बुक है जिसका नाम है रस्र नवम, जिसके अंदर काफी सारी भट्टियों का वर्णन है। फर्नेस क्या होता है, भट्टी। फर्नेस एक भट्टी होती है, वहां पर एक
टेम्परेचर को बहुत हाई लेवल पर हम लोग ले जा सकते हैं। जैसे कि जो मेटल होता है वो बहुत हाई डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। आयरन का अगर मैं बताऊं तो 700-800 डिग्री के ऊपर जाके उसको शेप चेंज करने लायक बनाया जाता है। तो फर्नेस क्या होता है, कुछ एक ऐसी भट्टी होती है आग जलाने के लिए जिसके अंदर की हम लोग टेम्परेचर को बहुत हाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। कुछ ओवंस का वर्णन, क्रूसिबल होते हैं, मेल्टिंग और मोल्डिंग ऑफ मेटल के लिए ये यूज होते हैं, मेटल्स को पिघलाने के लिए और उनको शेप चेंज करने के लिए। मोल्ड का मतलब होता है किसी कंपाउंड की शेप को चेंज करना, तो उसके लिए भी जो है ये यूज में आते हैं। और इन सभी का वर्णन कहाँ किया गया है, रस्र नवम नाम के ग्रंथ में। तो ये सारी केमिस्ट्री का इतिहास है जो कि हमारे अपने देश भारत में मिलता है। अभी यहाँ पर देखो अंग्रेज लोग जो है ना, यूरोपियंस हो गए खास करके, वो गिनती थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि बीसी में वो गिनती करते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो उनके जीसस भगवान थे उनके जन्म से कितने साल पहले कोई घटना हुई है, इस हिसाब से वो लोग गिनती करते हैं। लेकिन फिर कुछ देशों ने बोला, कुछ और रिलीजन ने बोला कि आप तो अपने ही रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, तो आजकल बीसीई जो है ये सिस्टम यूज किया जाता है। इसको आप लोग बोल सकते हो बिफोर क्रिश्चियन इरा, या फिर बिफोर कॉमन इरा भी इसको बोला जाता है, बिफोर कॉमन इरा। तो मतलब अंग्रेजों ने जब ये गिनती सीखी होगी ना कि बीसीई में काउंटिंग करते हैं, इस फॉर्मेट में गिनना शुरू करते हैं, उससे भी हजारों साल पहले हम लोग ये डिस्कवरीज कर चुके हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की शुरुआत यूरोप से ही हुई है। मॉडर्न केमिस्ट्री जो आजकल चल रहा है वो वहीं से शुरुआत हुई है, लेकिन हमारा भी अच्छा खासा इतिहास रहा है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है भाई, हम भी बहुत स्मार्ट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं हमारा क्या क्या इतिहास रहा है। हाँ जी, आगे हमारे पास हिस्ट्री के अंदर आ रहा है कुछ साबुन बनाने की विधियां। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आप लोग देख सकते हो, मर्क्यूरी सल्फाइड। चक्रपाणी नाम के साइंटिस्ट ने मर्क्यूरी सल्फाइड की डिस्कवरी की थी। और उसने और क्या क्या डिस्कवरीज की थी, उसने सोप का इन्वेंशन किया था। अब सोप हमें पता है बेस से और एक ऑयल के मिलाने से बनती है, तो वहां पर इसने मस्टर्ड ऑयल का वेट यूज किया था और कुछ बेसिस का यूज किया था एज इंग्रेडिएंट्स। तो साबुन बनाने की जो कला थी वो भी हमारे यहाँ काफी प्रचलित थी। इस तरीके की साबुन जो है हम अक्सर यूज किया करते थे, खास करके कपड़े धोने के लिए। और आजकल इस तरीके की बाथिंग सोप्स भी काफी ज्यादा फेमस हैं। इनको बहुत ज्यादा नेचुरल माना जाता है क्योंकि इनके लिए जिन बेसिस का यूज होता है और जिन ऑयल्स का यूज होता है वो नेचुरली लिए हुए होते हैं, नेचर से ही उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सिंथेटिक आइटम्स का, सिंथेटिक कंपाउंड्स का यूज काफी कम किया जाता है। तो इस तरीके के सोप बनाने की जो विधि थी इसकी भी डिस्कवरी हमने कर ली थी। नेक्स्ट है भाई, जो कमर्शियल लेवल पे हमारे देश ने सोप्स बनाना शुरू किया था वो 18th सेंचुरी से शुरू किया था। और 18th सेंचुरी में हम लोग जिस तरीके से सोप बनाते थे वहां पर हम लोग ऑयल ऑफ इरांडा का यूज करते थे, कस्टर ऑयल भी बोलते हैं इसको। साथ में महुआ प्लांट के, ये एक पौधा होता है, इसके बीजों का यूज हम लोग करते थे। तो इन दोनों को मिला के हम लोग साबुन वगैरह बनाया करते थे। तो ये हमारी कुछ टेक्नोलॉजीज थी। अभी इसके अलावा देखो यहाँ पर भी मैंने काफी सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है लिखे हुए हैं। इसमें मोस्टली आपको क्या मिलेगा, देखो अथर्ववेद में लिखे हुए डाइंग स्टफ जैसा कि मैंने बताया है, कलर वगैरह करने के काम आते हैं, कपड़ों को रंगना, लेदर को पेंट करना, काफी जगह पर जो है ये डाइंग एजेंट्स काम आते हैं। इसके अलावा वराहमिहिर की बृहत संहिता के अंदर लिखे गए और कुछ डाइंग मटेरियल्स, और उन डाइंग मटेरियल्स को बनाने के लिए जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि यूज होते हैं, जैसे कि आयरन पाउडर हो गया, ब्लैक आयरन हो गया, स्टील हो गया, और कुछ एसिडिक एक्सट्रैक्ट हो गए।
कुछ ऐसे लिक्विड से निकालने वाले कंपाउंड्स जो कि एसिडिक होते हैं, तो उनको बोला जाता है एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स। तो इनकी मदद से कैसे हम लोग डाइंग स्टफ वगैरह बना सकते हैं, इस सब का भी वर्णन वराहमिहिर ने किया था। नेक्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास, गंधयुक्ली ने इस बुक में काफी सारे सेंट बनाने की विधियां हैं, परफ्यूम वगैरह हो गए, ये सब बनाना जो है सिखाया गया था। अच्छा, ये सब जो किताबें हमने लिखी थी, इतनी सारी जो हमने डिस्कवरीज को हमने इन किताबों के अंदर छापा था, ये हमने हवा में तो लिखा नहीं था। तो एक चाइनीज ट्रेवलर के अकॉर्डिंग पेपर का जो इन्वेंशन है, पेपर की जो डिस्कवरी है या फिर इन्वेंशन, वो भारत में 17th सेंचुरी में ही हो चुका था। साइंटिस्ट का नाम भी आप लोग देख सकते हो, इत्सिंग, ये इसका नाम है। तो पेपर की डिस्कवरी भी जो है वो बहुत पहले ही भारत में हो चुकी थी। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कुछ और फूड आइटम्स का, जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री में एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, उसके अंदर क्या होता है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। उसमें असल में दूध से दही बनाने तक की प्रक्रिया, और दही से फिर आगे कैसे हम लोग उसमें से शीत को यानी कि लस्सी को और घी को अलग कर सकते हैं, तो ये पूरी फर्मेंटेशन की प्रोसेस हमें सदियों से पता है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, हमारी माइथोलॉजिकल जो घटनाएं हैं उनके अंदर भी ये कहानियां हमको मिलती हैं। ये पूरी प्रोसेस जो होती है फर्मेंटेशन की, ये हमें ऑलरेडी पता है। सेकेंडली, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कुछ और लिकर्स के बारे में, तो देखो, एक औषधि हमारे पास होती है जिसको बोला जाता है अश्वस। अश्वस ये बेसिकली क्या होता है, देखो, जो हर्ब्स होते हैं, प्लांट्स वगैरह से जो औषधियां हम लोग निकालते हैं, उसको पीस करके उसके अंदर से लिक्विड कंपाउंड को निकाला जाता है, उसको छाना जाता है। उसके बाद उसके अंदर से सेपरेशन की जाती है डिफरेंट तरीकों से। मान लो हमारे डिजीज के उपचार के लिए कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड हमको उस पूरे लिक्विड के अंदर से चाहिए, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ऐसे लिक्विड को, ऐसे लिकर को हम लोग बोलते हैं अश्वस। अश्वस बेसिकली एक पीने की दवाई की तरह आप लोग कंसीडर कर सकते हो, जो कि नेचुरली प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो इसको बनाने की अभी डिफरेंट टाइप के आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में अश्वस को यूज करने की ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये लिखी गई हैं चरक संहिता में। चरक जो थे, ये बहुत पुराने एक तरीके से डॉक्टर हम लोग बोल सकते हैं हमारे, जो कि जिनका ओरिजिन हमारे देश से माना जाता है। तो चरक संहिता के अंदर इसी अश्वस का वर्णन है। अभी यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये थ्योरी ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और आज के दिन माना जाता है कि एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने ही दी थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस देने वाला हूं कि आपको भी सोचने पर मजबूर मजबूर कर देंगे, आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि किस तरीके से हो सकता है कि डाल्टन ने हमारी एटॉमिक थ्योरी से इंस्पिरेशन ली हो। तो मैं वन बाय वन करके पोस्टुलेट आपको बताता हूं, हमारी अपनी परमाणु की थ्योरी क्या थी। देखो, आचार्य कंद, इन्होंने कब ये थ्योरी दी थी, सबसे पहले ये देखो, 600 ईयर्स बिफोर कॉमन इरा, इन्होंने ये बताया था। डाल्टन के जन्म से बहुत सालों, हजारों सालों पुरानी बातें ये हैं, ठीक है। अब कंद ऋषि को ऋषि कश्यप के नाम से भी जाना जाता था, जिसको कि आज के दिन हम लोग प्रोफेट बोल सकते हैं एटॉमिक थ्योरी का। एटॉमिक थ्योरी उन्होंने ही दी थी। अभी मैं वन बाय वन आपको बताता हूं इसके पोस्टुलेट, जो डाल्टन के जन्म से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो थ्योरी दी थी, जो ऋषि कश्यप ने जो थ्योरी दी थी, उसके पोस्टुलेट में आपको बताता हूं, और आप लोग खुद डिसाइड करना कि इसमें कितनी सिमिलैरिटी है। तो देखो, उसके अनुसार all substances are aggregated form of smaller units called परमाणु। जितने भी पदार्थ इस दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं, वो छोटे छोटे कणों के मिलने से बने हैं, जिनको कहा जाता है परमाणु। ये उसकी थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था। अब इस परमाणु की, जिसको आज के दिन हम लोग एटम बोलते हैं,
ऋषि कश्यप ने इस परमाणु की, इस एटम की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी। प्रॉपर्टीज जैसे कि ये इटर्नल होता है। इटर्नल का मतलब होता है कि ये हमेशा से है, जब से यूनिवर्स बना है, जब से इसकी शुरुआत हुई है, एटम्स उसी फॉर्म में आज भी मौजूद हैं जैसे उस समय मौजूद थे। दूसरी, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, इनको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड, ये स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, फुटबॉल के जैसे, बस थोड़े साइज में छोटे होते हैं लेकिन ये गोल होते हैं। सुप्रा सेंसिबल, सुप्रा सेंसिबल का मतलब है हम लोग इनको टच नहीं कर सकते, हम इनको सेंस नहीं कर सकते। नॉर्मली हम लोग ऐसे बता नहीं सकते कि हाँ हमने किसी एटम को टच किया है। अगर ऐसे टच करेंगे तो हो सकता है आपके अंदर सेंसेशन आए, लेकिन इमेजिन करो यहाँ पर हवा के भी मॉलिक्यूल्स हैं जो एटम से ही बने हैं, तो असल में हम लोग एटम्स को टच करके सेंस जो है नहीं कर पाएंगे। और जो इनकी ओरिजिनल स्टेट होती है उसमें ये हमेशा मोशन में होते हैं, इनके अंदर एक मोशन मौजूद होता है। आज के दिन हम लोग अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस की भी अपनी एक स्पिन होती है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि ये कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जो है बताई गई थी परमाणु की, या फिर ये कहें कि एटम की। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखो, ही एक्सप्लेन्ड दैट this individual entity cannot be sensed through any human organs। जो इंडिविजुअल एटम है उसको इंसान के किसी ऑर्गन के द्वारा सेंस नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में इन्होंने बताया, देर आर वेराइटीज ऑफ एटम्स दैट आर एज डिफरेंट क्लासेज ऑफ सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब है? सारे के सारे एटम एक तरह के नहीं होते। जितने तरह के हमें सब्सटेंस दिखते हैं उतने ही तरीके के एटम होते हैं। मान लो हमें कोई आयरन मेटल दिख रहा है तो आयरन मेटल के अलग टाइप के एटम होंगे। मान लो हमें कुछ डायमंड दिख रहा है जो कि कार्बन से बनता है, तो कार्बन के एटम अलग तरीके के होंगे। जितने तरीके के सब्सटेंस है उतने ही तरीके के एटम्स भी हमारे पास होते हैं। एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे जो पूरी दुनिया है वो आज के दिन हम लोग मानते हैं कि 118 एलिमेंट से मिलके बनी है। इसके अलावा भी कुछ होंगे जो डिस्कवर अगर कभी बाद में होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन हर एलिमेंट के एटम अलग तरीके के होते हैं। ये निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं इस लाइन का। देर आर वेराइटीज ऑफ एटम्स, काफी तरह के एटम हैं, जितने तरीके के सब्सटेंस है उतने ही तरीके के एटम्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, ही सेड दीज परमाणु कुड फॉर्म पेयर्स और ट्रिपलेट्स ऑफ डुबलेट्स। मतलब कि ये जो एटम है ना, ये अकेले इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हमेशा। हो सकता है दो एटम मिलके कुछ बना ले, उस स्टेट में ये रहे। जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन के दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दो एटम हो सकता है मिलके एक डबलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करें, हो सकता है एक ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करें। अकेले एटम जो है हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो एटम मिलके भी कुछ बना सकते हैं। डबलेट और ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अणुओं की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को आज हम मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। जो मल्टीपल एटम के मिलने से बनता है वही तो मॉलिक्यूल होता है। तो ये पोस्टुलेट भी इन्होंने जो है दिया था। अब ये जो थ्योरी है ना, ये ऋषि कश्यप ने डाल्टन के जन्म से 2500 साल पहले दी थी। 2500 साल पहले। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। आखिर क्यों डाल्टन की थ्योरी इससे इतना ज्यादा मैच खाती है, क्यों इतनी ज्यादा सिमिलर है इस थ्योरी से? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाल्टन ने मतलब उठाया है सब कुछ, लेकिन डाल्टन ने भी हो सकता है खुद से डिस्कवरी की हो, खुद से ये सब कुछ सीख लिया हो इसी सीक्वेंस में, जैसे कि हमारे ऋषि कश्यप ने सीखा था, है ना। हो सकता है उसने भी बहुत मेहनत की हो इसी तरीके से, या फिर हो सकता है डाल्टन ने कहीं से संस्कृत पढ़ना सीख लिया हो। देखिए पॉसिबिलिटी है दोनों थ्योरीज के अंदर। जो एक समता है, जो सिमिलैरिटी है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये थ्योरी भाई डाल्टन से बहुत पहले दी गई थी, इसीलिए मैं मानता हूं कि फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी हमारे ही आचार्य कंद को माना जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरी सोच है।
अब आप लोग ऐसा मत करने लगना कि हाँ गली गली में शोर है डाल्टन और ये सब, असभ्यता नहीं फैलानी है, ठीक है, परंतु जो सच है वो सच है। हाँ जी, आगे आते हैं भाई, और बहुत से हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें यहाँ पर दिख सकते हैं। अभी चरक संहिता की ही बात करते हैं। चरक, जैसे कि मैंने बताया, बहुत अच्छे खासे एक तरीके से पुराने जमाने के डॉक्टर थे हजारों सालों पहले। ओके, तो चरक संहिता जो है, चरक की जो एक किताब है, संहिता बेसिकली एक किताब को बोला जाता है। चरक संहिता मतलब एक ऐसी बुक, एक ऐसा विकिपीडिया टाइप आप लोग बोल सकते हो जो कि चरक ने लिखा। तो वो जो है, ये सबसे पुराना आयुर्वेदिक एपिक है हमारे देश भारत का। इसके अंदर बहुत से डिजीजेज की ट्रीटमेंट लिखी हुई है, कैसे किस बीमारी का इलाज जो है किया जाना चाहिए। इसके अंदर एक ऐसे सब्सटेंस का वर्णन है जिसे भस्मस कहा जाता है। भस्मस, इसको अंग्रेज लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में इसको भस्म बोलते हैं। भस्म, भस्म बेसिकली क्या होती है, किसी सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर पर जला के फिर उसकी जो राख बनती है, जो एसिड बनती है, उससे बनाई जाती है भस्म। अभी नैनो टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चला है कि ये जो भस्म होती है ना, इसके अंदर बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, इतना स्मॉल कि उन्हें नैनो पार्टिकल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं और ये डिफरेंट बीमारियों के ट्रीटमेंट में हील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज इनका किया जा सकता है। आज के दिन भी हमारे पास बहुत सारी भस्म है जो कि हमारे तरीके से, एक तरीके से बोल सकते हैं कि वैद्य लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे जख्म पर लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे भस्म जो है हमारे पास होते हैं। ठीक है भाई, अभी हिस्ट्री के हमने बहुत से एविडेंसेस पढ़ लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे एक बहुत महान साइंटिस्ट जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं हो पाया है इस लेक्चर में, एनसीईआरटी में भी उसका जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने भी इसको इंक्लूड नहीं किया। तो वो थे हमारे पास ऋषि सुश्रुत। सुश्रुत जो है वो आज की मॉडर्न जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है ना, उनके महारथी माने जाते हैं। सुश्रुत ने अपने समय में बहुत सारे सर्जिकल अपरेटस का वर्णन किया है। सर्जिकल अपरेटस मतलब चाकू, छुरियां, कैंची वगैरह जो कि इंसान की सर्जरी में काम आती हैं, उनका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। बहुत सारे अपरेटस होते हैं एक सर्जन की लैब में जिनका उन्होंने डिस्क्रिप्शन जो है दिया हुआ है। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं जो कि ये साबित करते हैं कि अच्छी खासी नॉलेज, अच्छा खासा ओरिजिन हमारे देश भारत से भी रहा है केमिस्ट्री का। अब इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर हमारी रसायन शास्त्र, रसायन विद्या इतनी ही ज्यादा महान थी तो उसका डाउनफॉल क्यों हुआ। देखो, समय के साथ साथ ना कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं। अल्केमी का और आयोट्रोकेमिस्ट्री का अंत कैसे हुआ ये आप लोग सिंपली समझ भी सकते हो। पुराने जमाने में लड़ने के क्या तरीके थे, तलवारें, भाले। आज के दिन लड़ने के क्या तरीके हैं, एक्सप्लोजिव्स, मिसाइल्स। आज का दिन कौन लोहे से और पीतल से लड़ता है, कोई भी नहीं लड़ता है। आजकल परमाणु का जमाना है ना। तो ओलकेमी का जो है, मेटलर्जी का अंत तो फाइटिंग वगैरह में वैसे ही उसके एप्लीकेशंस कम होते गए, है ना। जिस तरीके से नए नए आविष्कार होते रहते हैं, पुरानी चीजों का यूज और भी कम हो जाता है। तो यहाँ से ओलकेमी का अंत हुआ। हाइड्रोकेमिस्ट्री का, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री थी, उसका असर क्यों कम हुआ, देखो इसका जो अंत हुआ है वो आता है सिंथेटिक मेडिसिन के आने से। सिंथेटिक मेडिसिन जो होती हैं वो जल्दी असर करती हैं और बहुत टारगेटेड इफेक्ट उनका होता है। अगर हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वो मोस्टली केसेस में स्लो होता है और उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं। आमतौर पे हम लोग ये बोल देते हैं कि हाँ ये चीज तो नेचुरल है, ये हानि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में नेचर जो है उसको हम पूरी तरह जानते नहीं है, और नेचर जिसे हम पूरी तरह जानते नहीं उससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट ही नहीं होते, बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं। सेकेंडली वो स्लो असर करती हैं, एक तो धीरे असर कर रही है, लेकिन सिंथेटिक मेडिसिन जो है वो टारगेट भी बेटर कर पा रही हैं। किसी एक बीमारी को टारगेट करके हम लोग ड्रग बनाते हैं। तो इस वजह से मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री जो आई, उसकी वजह से आयोट्रोकेमिस्ट्री का भी अंत हो गया और हमें जो है
150 से 200 साल लग गए उन नई यूरोपियन टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने में। लेकिन आज के दिन हम भी अच्छा खासा एडवांसमेंट कर रहे हैं, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके हम भी बहुत जल्दी जल्दी कैचअप कर रहे हैं। सेकेंडली मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा नॉन इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा विकास जो है रुक गया। काफी सारे हमारे जो रिसोर्सेज थे उनका भी जो है नाश हो गया बाहरी आक्रमणों के वजह से। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए थे, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग सबसे आगे निकल रहे हैं। और ये था भाई हमारे यहाँ केमिस्ट्री का इतिहास। भारत देश में कुछ इस तरीके की हमारी केमिस्ट्री का इतिहास रहा है। अभी इस लेक्चर में से ना मुझे खेद है, लेकिन पेपर में आने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कम पूछेंगे, है ना। और वैसे भी ये सिर्फ केमिस्ट्री का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ही है। मेन जो पेपर में आने लायक मटेरियल होता है वो स्टार्ट होगा आपके लेक्चर नंबर 2 से, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, स्टेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितने तरीके का होता है, फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है एनसीईआरटी का। सिमिलरली इन लेक्चर्स का भी मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।